हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट मी। आज हम पढ़ेंगे भूगोल में, कक्षा 6 का भूगोल है, जिससे पृथ्वी और हमारा समाज। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब किसे कहते हैं, अक्षांश क्या और देशांतर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी का एक प्रतिरूप, जिसे समझने के लिए, देखने के लिए और पढ़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे ग्लोब यहाँ पर बना हुआ है, देखिए, ये एक, हम जानते हैं पृथ्वी कैसी है, गोल है और अपने अक्ष पर घूमता है, तो इसको अक्ष मान लिया गया कि ये अक्ष है और इस अक्ष पर ये पश्चिम से घूमता है। ऊपरी को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये एक प्रतिरूप है ग्लोब, जिसे हम कहते हैं, और इसे हम अक्ष माना गया है। ग्लोब आप सब लोग देखा होगा। तो ग्लोब में क्या होता है, सबसे पहले कि ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर हमें पढ़ना है। आज हम पहला लेक्चर देख रहे हैं कि ग्लोब, पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। आप जानते हैं पृथ्वी लगभग कैसी होती है, गोल आकार की होती है, और या ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, यानी कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई होती है। यानी कि बताया गया कि चपटी होती है थोड़ी और मध्य में थोड़ा सा उठा होता है, उभरी होती है। और पृथ्वी का वास्तविक आकार भू आयाम कहलाता है, जिसे ग्वाइड कहते हैं। भू आयाम का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार को भू आप कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का अलग रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप यानी मॉडल है। आप जानते हैं मॉडल का मतलब क्या है, पूरी पृथ्वी को हम एक जगह नहीं रख सकते, लेकिन प्रतिरूप या मॉडल के रूप में हम ग्लोब के या चार्ट के माध्यम से हम इसको, एक पैमाना के माध्यम से हम इसको निरूपित कर सकते हैं और बना सकते हैं। और कहाँ पर कोई चीज़ उपस्थित है, उस चीज़ को हम इंगित कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का अलग रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप यानी मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, यानी कि ग्लोब आप स्थिर नहीं होते हैं। क्यों नहीं स्थिर होते हैं, बताया गया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और अक्ष पर घूमते हुए क्या करती है, दिन और रात होते हैं। इसी प्रकार से जो ग्लोब बनाया गया है कि ये अक्ष बना दिया गया, जबकि पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं है, ये कल्पना किया गया है। फिर इसके बाद आता है कि ग्लोब पर हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष धुरी पर घूमती है। धुरी पर घूमती है, कैसे घूमती है, हम कल्पना कर सकते हैं कि जैसे चाक है। चाक देखे होंगे, चाक का जो पहिया होता है उसको घुमाया जाता है और मध्य में वो घूमता रहता है, और चाक का पहिया उसी जगह स्थिर रहता है और वो घूमता रहता है। और लट्टू आप घूमते हुए देखा होगा कि जब लट्टू को घुमाया जाता है वो भी एक स्थान पर घूमता रहता है। इसी प्रकार से कल्पना किया जाता है कि जो पृथ्वी होती है अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुरूप दिखाया जाता है। यानी कि जो महाद्वीप होते हैं, महासागर होते हैं और देश होते हैं, उनके प्रतिरूप को क्या करते हैं, उसके सही आकार में दिखाते हैं। एक पैमाना मान लिया जाता है कि इस पैमाने बराबर इतने किलोमीटर या इतने मीटर, उस हिसाब से उसको दर्शाया प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है कि पृथ्वी ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण। पृथ्वी ग्लोब या स्थानों का निर्धारण हम कैसे करते हैं, इसके लिए क्या है कि जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण, आसपास के प्रसिद्ध स्थान, भाई किसी चीज़ का निर्धारण हम कैसे करेंगे, कोई प्रसिद्ध स्थान हो, कोई पर्वत हो, पहाड़ हो, नदी हो, उनके स्थान के हिसाब से प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं। सापेक्ष का मतलब है कि जैसे आप अपने घर का किसी को बताते हैं कि आपका घर कहाँ पर है, तो हम क्या बताते हैं, किसी घर कस्बे का नाम बताते हैं, फिर गांव का नाम बताते हैं, फिर वहाँ पर किसी अस्थाई चीज़ को बताते हैं कि यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर मुड़ जाएंगे, पूछेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्षिक स्थिति कहते हैं, या रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। रिलेटिव
लोकेशन कहते हैं जैसे, यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया कि जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में स्थित है, या श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। फिर इसके बाद आता है कि वास्तविक स्थिति क्या होती है। वास्तविक स्थिति का मतलब होता है कि जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं, बिना किसी प्रसिद्ध स्थान के जब हम करते हैं तो उस स्थान को क्या कहते हैं? वास्तविक स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक स्थिति कहते हैं। वास्तविक स्थिति कहा जाता है एब्सोल्यूट लोकेशन। फिर इसके बाद आता है पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति, यानी कि वास्तविक स्थिति कैसे होती है कि इसका निर्धारण किया जाता है, या एक काल्पनिक रेखा जाल है। यानी काल्पनिक रेखा जाल क्यों कहा जाता है? जिसे ग्रिड कहा जाता है। जैसे कि हम आप जानते हैं पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है तो हम आप जानते हैं जो गोल होता है ये कितने अंश का कोण बनाएगा? 360 अंश का कोण बनाएगा। 360 अंश को अगर हम 4 भागों में बांट देते तो कितना बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। इसी प्रकार से जो ये कोण बनते हैं, इसको हम घूमते हुए अगर चलते हैं तो कितने रेखाएं बनेंगी? कितने जाल बन जाएंगे? 360 बन जाएंगे। अगर 360 को अलग अलग भागों में किया जाए तो 360 बन जाएंगे। इस प्रकार से निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल का निर्धारण करती है। फिर आता है इस काल्पनिक रेखाओं के अक्षांश होते हैं। इन अक्षांश को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम सब लोग अक्षांश। अक्षांश के बारे में कहा जाता है कि जो अक्षांश है, यानी कि जितने भी ग्लोब हो या रेखाएं होती हैं, एक काल्पनिक माना जाता है और उनका एक निश्चित दायरा होता है। तो उसी चीज़ को देखते हैं कि अक्षांश। अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड। अक्षांश क्या है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। हम आप जानते हैं जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर घूमती है, जो क्या है? एक कल्पना है। यानी कि ऐसा वैज्ञानिकों, खगोलविदों का विचार है कि यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। यानी कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, जो ऊपरी भाग होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी लगभग गोल आकार की। हम आप जानते हैं कि पृथ्वी लगभग कैसी है? गोल आकार की है। अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। यानी कहा गया कि गोल आकार की होती है, कोई रेखा नहीं होती है, कोई ऐसी रेखा नहीं होती है जो किसी स्थान की दूरी मापी जा सकती है। फिर कहा जाता है कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में 2 ऐसे बिंदु हैं। यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है उसके 2 बिंदु हैं। 2 बिंदु क्या है? ये कल्पना किया गया है कि 2 बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यानी कि जो वास्तविक स्थिति है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में होने के बाद किसी स्थान को 2 ऐसे बिंदु हैं जहां से हम स्थान का वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर एक अन्य काल्पनिक रेखा है। यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ये भी एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर, दोनों ध्रुवों की बराबर दूरी का मतलब है ये जो बीच की दूरी है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, मान लीजिए कोई है, तो ये क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के एक अन्य काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों से क्या है? बराबर दूरी पर है। दोनों ध्रुव क्या है? बराबर दूरी पर है। फिर इसके बाद कहा जाता है यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे है। पृथ्वी के मध्य से चारों ओर से घेरे हैं। यानी कि मध्य हो गया, ये चारों ओर से घिरा हुआ है। जैसे कहा गया वृत्त है, तो वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, दोनों बराबर भाग हैं, जितना ऊपर होगा उतने नीचे होगा, तो 180 अंश हम सब लोग मानते हैं। आगे देखते हैं कि यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो रेखा है ये क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर क्या है कि यह रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध
कहलाता है। जो उत्तर का भाग है, यानी कि जो ऊपर का भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। फिर आता है इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अक्षांश क्या क्या है? किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा, किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की, उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, जो कोणीय दूरी को माप को हम अक्षांश कहते हैं। जो कोणीय दूरी होती है उसके माप को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से, इसे क्या कहा गया? इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है ध्रुवों की ओर, इसे अंश में मापा जाता है। मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। अक्षांश वृत्त क्या है? बताया ये कोई वृत्त है, पूरे वृत्त कितना होगा? 360 होगा। 360 को छोटे छोटे खंडों में, यानी कि एक एक अंश पर हम बांटेंगे तो 360 अंश का लगभग पूरा हो जाएगा। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं। ये वृत्त कैसा होता है? आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं। आपस में समांतर होते हैं, इस कारण इसे समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। समानांतर रेखाएं भी कहते हैं या पैरेलल्स कहते हैं। अभी बताया गया कि उत्तर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, निचले भाग को जो दक्षिणी गोलार्ध है इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। पृथ्वी का इस तरह एक आकार बनता है। फिर आगे देखते हैं, दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? जो शून्य रेखा मानी गई या शून्य अंश माना गया है उसे भूमध्य रेखा का अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा को शून्य अंश अक्षांश माना जाता है। जो शून्य अंश अक्षांश माना जाता है, देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में जो ये रेखा खींची हुई है, ये रेखा मानी गई कि कौन सी रेखा है? शून्य अंश है, विषुववृत्त रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है, जो शून्य अक्षांश माना जाता है। फिर दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ, हम पढ़ चुके हैं कि ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होगा है। पूरा वृत्त कितना होता है? 360 अंश का होता है। चौथाई कितना हो जाएगा? 1/4 से हम अगर भाग कर लें तो कितना हो जाएगा? 4 9 36, 90 अंश का आ जाएगा। अब देखिए क्या दिया है कि वृत्त का 1/4 है, इसका माप 360 अंश का 1/4 अर्थात 90 अंश होता है। ठीक, हम आप जानते हैं कि 360 अंश का 1/4 कितना होगा? 90 अंश होगा। उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, यानी कि जितना दक्षिणी अक्षांश है उतना ही उत्तरी अक्षांश है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा, इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश, हम आप जानते जो उत्तर की तरफ है उसे उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और इसके दक्षिण के सभी अक्षांशों क्या कहेंगे? हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिणी अंशांश कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। फिर लिखा हुआ कि जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, उत्तर की तरफ जाए या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो जाती है? घट जाती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? घट जाती है। भूमध्य 0 अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। जो 0 अंश माना गया है भूमध्य अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, और इसकी लंबाई कितना है? 40,076 किलोमीटर माना गया। कितना है? 40,076 किलोमीटर है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, जैसे हम जानते हैं कि शून्य सभी पढ़े थे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? जो शून्य अंश या 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और 66.2 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं?
आर्कटिक रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से 66 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो अक्षांश बनाना है, तो अक्षांश हम कैसे बना सकते हैं। हम आप जानते हैं कि एक वृत्त ले, वृत्त में हम आप जानते हैं चांदा देखा होगा, चांदा हमारा अर्धवृत्त होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। उसमें आप देखे होंगे कि 0, फिर 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह 110 इस तरह बना होता है। या 90 में आप देखे होंगे कि 90 से लाइन खींचे तो 90 ये हो जाएगा, 90 ये होगा, 90 ये होगा, 90 ये होगा। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इस प्रकार से हम अक्षांश बनाना भी जान सकते हैं, सीख सकते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।